जंग बंदी के बावजूद लेबनान पर इसराइली हमले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की क्लास ले ली। ट्रंप की शदीद गुस्से में हंगामी फोन कॉल, नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम से कहा, तुम्हारी वजह से दुनिया इसराइल से नफरत करती है, मैं ना होता तो तुम जेल में होते और लोग तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देते। बैरूत पर हमला किया तो इसराइल मजीद तन्हा होगा। गुज़श्ता रोज इसराइली वजीर आज़म ने बैरूत पर हमले का हुक्म दिया तो ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान किया था। तुम पागल हो, नाशुक्रे हो, वो शख्स हो जिससे दुनिया नफरत करती है। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को औकात याद दिला दी। बार बार कहने के बावजूद लेबनान पर हमले जारी रखने पर ट्रंप नेतन्याहू पर आग बगूला। इसराइली वजीर आजम को फोन किया और खूब झाड़ पिलाई। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू की खूब क्लास ली। कहा, मैं ना होता तो तुम जेल में होते, लोग तुम्हारी चमड़ी उतार देते। पूरी दुनिया तुमसे और इसराइल से नफरत करती है। अब भी अगर बैरूत पर हमला किया तो इसराइल मजीद तन्हाई का शिकार होगा। रिपोर्ट के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में ट्रंप चीखे जा रहे थे और नेतन्याहू बस ओके ओके करता रहा। अमरीकी सहाफी बाराक राविद ने भी ट्रंप के हाथों नेतन्याहू की छितरोल की कहानी दुनिया को सुनाई। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम को बैरूत पर हमले के मंसूबे से सख्ती से रोक दिया। ये ऐसे वक्त में हुआ कि जब ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल करके इसराइल पर मिसाइल हमलों और बाबुल मंदब को भी आबनाए हुर्मुज़ की तरह बंद करने की धमकी दी है। इसराइल ने लेबनान पर हमले ना रोके तो ईरान ना सिर्फ अमेरिका से मुज़ाकरात रोक देगा बल्कि इन हमलों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ की लेबनान हम मनसब को यकीन दहानी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, ईरानी मुसल्लह अफवाज के सब्र की भी एक हद है, लेबनान में जारियत को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी ने अक़वाम मुत्तहिदा पर शदीद तनकीद की। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ने लेबनान के इशू पर सिर्फ तशवीश का इजहार करके अपनी जान छुड़ा ली है। सलामती काउंसिल को तशवीश और उमूमी फैसलों से आगे बढ़ना होगा। ईरानी मुश्तरका फौजी कमांड के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा, अमेरिका चंद मिनट के लिए भी आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल खत्म ना कर सका। ईरानी फौज तमाम मुमकिन हालात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी फौज के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल असदी ने कहा, अमेरिका के साथ दोबारा जंग नागुज़ीर है। हमारे पास बहुत ऑप्शंस मौजूद हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। मुझे देश निकाला क्यों दिया गया, जेलों में क्यों डाला गया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, आपने ऐसा क्यों होने दिया, कसूर आपका भी है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से गिले शिकवे। बोले, काम करने का मौका दिया जाता तो आज मसाइल खत्म हो चुके होते। जितने मंसूबे लगे वो हमने लगाए, किसी पार्टी ने यहाँ एक ईंट नहीं लगाई। सियासी जमातें बताएं तरक्याती काम क्यों नहीं हुए। वादा किया कि जीबी में हमारी हुकूमत बनी तो नामुकम्मल मंसूबे खुद मुकम्मल कराऊंगा। किसी मैं पार्टी या हुकूमत के खिलाफ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, कहाँ लगाया वो पैसा। यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए। किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो शहबाज साहब को भी कहूँगा और मैं मरियम को भी कहूँगा, दोनों यहाँ आए कह रहे कि जी हमें पैसा जो है वो डिविजिबल पूल से मिलना चाहिए। 2017 की अगर कमेटी हमने बनाई थी तो इस काम को हल करने के लिए बनाई थी। अगर बनाई थी तो इंशाल्लाह उसको पाया तकमील तक भी हम ही पहुंचाएंगे। मुझे आपने देश निकाला कई दफा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। हम इंशाल्लाह सारे स्टेक होल्डर्स को बैठाएंगे और बैठा के इंशाल्लाह इसका हतमी फैसला करेंगे जो इंशाल्लाह आपके इंटरेस्ट में होगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मरकज है, इसको तो बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर जो डैम बनाना था हमने अमीर भाषा, वो उसके लिए मैंने अपने ज़माने में 100 अरब रुपया दिया था ज़मीन खरीदने के लिए। ज़मीन मौजूद है, डैम आज तक नहीं बना। बाबा डैम भी था एक, वो कहता था कि मैं रिटायर होकर उस वहीं बैठ दूंगा कैंप लगा के। मैंने 2-3 बंदे भेजे, मैंने कहा जाओ कैंप तलाश करो कहाँ है, तो वापस आए, मेरा कहीं कैंप नहीं बना। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटम बॉम्ब, बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल प्रोग्राम का तोहफा दिया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मिल के दिलाएंगे। 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात भी दिलवाएंगे। चेयरमैन
پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اسکردو میں جلسے سے خطاب، کہا جب تک اسلام آباد نہیں مانے گا گلگت بلتستان اور پاکستان کی ترقی ممکن نہیں، ہمارا مقابلہ کسی صوبے سے نہیں عالمی سطح پر ہے۔ آج ایک مہمان گلگت آیا ہے، کہیں برا ہی نہ مان جائے۔ جو اس ملک کا ملٹری مائٹ ہے اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کردار آپ سب کے سامنے ہے۔ ایٹم بم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں دیا تو میسائل ٹیکنالوجی شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دلوائی تھی۔ آج ایک مہمان آیا ہے گلگت پہ، وہ برا نہ مانے۔ کوئی وزیر آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرا دائیں ہاتھ کا کام ہے، میں 100 میگا واٹ۔ پروفیسر صاحب خوش ہو رہا ہے یہ کہہ کے کہ میرا دائیں ہاتھ کی تیرا دائیں ہاتھ کا کام تھا، تو نے کیا کیوں نہیں ابھی تک؟ کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں، گلگت بلتستان کے عوام خود اپنا بجلی پیدا کرے گا، پھر ہم اسلام آباد کو بیچیں گے۔ میں کسی اور صوبہ سے مقابلہ ہی نہیں کرتا ہوں، میں عالمی سطح پہ مقابلہ کرتا ہوں۔ ہمارا سیاسی جماعتیں ایسے ہیں، وہ سیدھے اس پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرو۔ سازشیں کرتے رہے، ان کی سازشیں ناکام ہوں گے۔ مالی سال 2026-27 کا وفاقی بجٹ کب پیش ہوگا؟ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے سما کو بتا دیا۔ پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا، تاریخ اس لیے بڑھائی گئی کہ مشاورت ہو سکے۔ وفاقی بجٹ سے پہلے کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی۔ وفاقی وزیر نے کہا خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور اور سہیل آفریدی گروپ میں کشیدگی بڑھ گئی ہے، ہم مداخلت کریں تو سہیل آفریدی کی حکومت 2 دن میں گر جائے گی۔ جو پہلی پروپوزل تھی وہ 5 جون کی تھی اور اب جو ہے بجٹ وہ 10 جون کو آ رہا ہے انشاءاللہ۔ کوئی قانون سازی بجٹ سے پہلے نہیں ہو رہی اور صرف میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مشاورت کے لیے یہ تاریخ جو ہے چند دن آگے کی گئی ہے۔ جو اتحادی حکومت ہوتی ہے وہ بجٹ میں اس کی 2 مجبوریاں ہوتی ہیں، ایک بجٹ تیار کرنا، پھر اپنے اتحادیوں کو راضی کرنا۔ علی امین گنڈاپور گروپ اور جناب سہیل آفریدی گروپ، ان کے اندر اب لڑائی اور کشیدگی اس قدر بڑھ گئی ہے۔ آج اگر ہم اس میں ذرا سا بھی کوئی نقب لگانے کی کوشش کریں تو سہیل آفریدی صاحب کی گورنمنٹ جو ہے 2 دن میں گر جائے گی، 2 دن میں۔ جب تک اڈیالہ جیل سے حکم نہیں آ جاتا صوبہ کا وزیر اعلیٰ میں ہی رہوں گا۔ سہیل آفریدی کے اڈیالہ روڈ فیکٹری ناکے میں میڈیا ٹاک، کہا پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں، یہ سب پروپیگنڈا ہے، یہ 5 کے بجائے اب 10 جون کو بجٹ پیش کریں گے، نیا بجٹ عوام کا خون چوسے گا۔ اڈیالہ جیل سے جب تک پیغام نہیں آئے گا تب تک انشاءاللہ تعالیٰ میں وزیر اعلیٰ ہوں۔ یہ جو فارورڈ بلاک اور یہ باقی ساری چیزیں ہیں یہ پروپیگنڈا ہے۔ آنے والا ہے وفاقی بجٹ جس میں جو ہے پاکستانیوں کا ایک دفعہ پھر خون چوسا جائے گا۔ تبھی مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے۔ یہ ابھی بجٹ پیش نہیں کر سکے، آج جو ہے یہ 5 تاریخ کو بجٹ پیش کر رہے تھے، ابھی 10 تاریخ کو ہو گئے۔ پیٹرول کی قیمتوں بڑھانے کے علاوہ ان کے ساتھ نہ کوئی فارن پالیسی ہے، نہ کوئی اکنامک پالیسی ہے، نہ کوئی انٹیریئر پالیسی ہے، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، صرف پیٹرول بڑھانے کے علاوہ۔ ہمارا بجٹ ہم جانے اور ہماری عوام جانے خیبر پختونخوا، لیکن وفاقی بجٹ جو ہے اس کا امپیکٹ خیبر پختونخوا پر بھی پڑے گا، پنجاب پر بھی پڑے گا، کراچی پر بھی پڑے گا، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر پر، ان سب پر پڑے گا۔ آپ سب نے جو ہے اپنا فوکس وفاقی بجٹ پر رکھنا ہے کیونکہ یہ آپ پر ایٹم بم گرانے والے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اڈیالہ جیل کے باہر بجٹ کی بات کر رہے تھے لیکن علیمہ خان ٹوکتی رہی، صاف کہہ دیا سہیل آفریدی صاحب آپ صوبے کا بجٹ پیش کرنے سے پہلے کہہ دیں کہ پہلے بانی سے ملاقات کرائی جائے۔ صحافی جب سہیل آفریدی سے سوال کرنے لگے تو علیمہ خان نے بولنے نہ دیا۔ گلگت بلتستان میں جاری سیاسی جماعتوں کی الیکشن مہم پر بھی تنقید کی۔ میں آپ کو کہوں گی آپ کہیں ان کو، آپ فوکس رکھو۔ خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے یہ ان کا حق ہے، ہم نے عوام دوست بجٹ انشاءاللہ تعالی پیش کرنا ہے کیونکہ یہ خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ہے۔ ابھی ایک سیکنڈ، کیا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہو کہ ان کی پولیٹیکل پی ٹی آئی کے اندر کی میٹنگز کیا ہو رہی ہیں؟ آپ عمران خان سے ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہو؟ یہاں فوکس اگر رکھ سکتے ہو، نہیں تو ہماری مرضی اگر ہم جواب دیں کہ نہ دیں۔ اور سہیل آفریدی صاحب آپ ہی کہیں ان کو، اور سہیل آفریدی صاحب آپ ہی کہیں ان کو
मैं आपको कहूँगी आप कहें इनको, मैं आपको कहूँगी आप कहें इनको कि आप अपने लीडर की, ये इन्होंने यहाँ पहुँचा दी है बात इमरान खान की, आप मुलाकात तो छोड़ें, आप बजट क्यों पास करें, इस इमरान खान से मुलाकात पहले करें। इमरान खान ने पिछले साल भी कहा था अगर आज मुलाकात नहीं होती सुहेल अफरीदी से, अगर आज मुलाकात नहीं होती, पिछली दफा भी नहीं हुई, तो उसके बाद क्या स्ट्रेटजी होगी आप लोगों? सीधी सी बात, एक सेकंड, आप फोकस रखो, आप फोकस रखो। अच्छा ये बता दें, गिलगित इलेक्शन के हवाले से नवाज शरीफ वहाँ पर मौजूद है, बिलावल भुट्टो। इनसे छोड़ो, मैं तुम्हें बता देती हूँ, इनसे छोड़ो, मैं तुम्हें बता देती हूँ, इनसे छोड़ो, मैं तुम्हें बता देती हूँ। ये वहाँ पे पूरा गिलगित बल्तिस्तान खड़ा है इमरान खान के लिए। अब जाके ये वहाँ जो मर्जी छलांगे मार ले, कोई फर्क नहीं पड़ना। चुप, मैं बात कर रही हूँ, चुप, मैं बात कर रही हूँ, चुप, मैं बात कर रही हूँ। आप फोकस रखो, आप फोकस रखो। इंतखाबी घंटियां बज चुकी, इस पर मुकाबला है पहले से कहीं ज्यादा तगड़ा। जी हाँ, 9,58,000 से ज्यादा वोटर्स गिलगित बल्तिस्तान की सियासी समत का तयन करेंगे। दिलचस्प बात तो ये है कि रजिस्टर्ड वोटर्स में 4,54,708 खवातीन वोटर्स हैं जो इंतखाबी नताइज पर नुमाया असर डाल सकती हैं। बात ताकत के मराकज़ की जाए तो गिलगित 2 सबसे बड़ा इंतखाबी मैदान है। यहाँ वोटर्स की तादाद 55,000 से भी ज़ायद है, जबकि दूसरी जानिब नगर 2 सबसे छोटा हल्का है मगर बड़ा सरप्राइज दे सकता है। असल मार्का द्यामर, गिलगित, स्कर्दू, गिजर में सजेगा, जहां खित्ते के 62% से ज्यादा वोटर्स मौजूद हैं, यानी हर 3 में से 2 वोटर्स इन्हीं अजला से ताल्लुक़ रखते हैं। इसीलिए तो सियासी जमातों की तवज्जो भी यही मरकूज है। हैरानकुन तौर पर द्यामर 1 वो हल्का है जो पूरे इंतखाबी मंजरनामे को बदल सकता है। यहाँ मर्द और खवातीन वोटर्स के दरमियान फ़र्क सिर्फ 12 वोटों का ही है। गिलगित 2, हुंजा, गिजर 2 और स्कर्दू 2 जैसे हलकों में भी खवातीन वोटर्स इंतखाबी पासा पलट सकती हैं। वादे और दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, मगर देखना यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम किसके हक में फैसला सुना। वेलकम बैक। पीटीआई रहनुमा गिलगित बल्तिस्तान ना जा सके। सलमान अकरम राजा कहते हैं आज हमें गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होते ही रोक दिया गया। सोशल मीडिया पैगाम में सलमान अकरम राजा ने बताया कि डीएसपी के पास हमारे नाम दर्ज थे, पुलिस की गाड़ियों के निर्गे में हमें सूबा बदर कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा गिलगित बल्तिस्तान ना जा सके। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज हमें गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होते ही रोक दिया गया। सोशल मीडिया पैगाम में सलमान अकरम राजा ने बताया कि डीएसपी के पास हमारे नाम दर्ज थे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की अमन दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। मुख्तलिफ अजला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में फितना और हिंदुस्तान के 17 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक 24 मई के ट्रेन वाक़े के बाद मस्तूंग, नौशकी, जहरी, खुजदार और केच में कार्रवाइयां की गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतादिद दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्दों से तैयार शुदा IEDs भी बरामद की गई। इलाके को दहशतगर्दों से मुकम्मल पाक करने के लिए क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। नए बजट में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर कैपिटल गेन टैक्स लगाने की तजवीज़ सामने आ गई। IMF की शर्त पर क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 15 से 30% तक कैपिटल गेन टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक इसके लिए इनकम टैक्स सेक्शन 37 में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर कैपिटल गेन की शक शामिल की जा सकती है। वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने क्रिप्टो सार्फिन पर टैक्स इक़दाम तजवीज़ किए हैं, जिससे पाकिस्तानी रुपए की शक्ल में मौजूद रकम क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज हो सकेगी। विफाकी बजट के करीब आते ही अदाद-ओ-शुमार का खेल शुरू हो जाता है। 1126 अरब रुपए के विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में मजीद 200 अरब रुपए इजाफे पर गौर किया जा रहा है। 35 वजारतों और डिवीजन्स पर 755 अरब रुपए खर्च करने का प्लान है। पावर डिवीजन समेत मुतादिद कॉरपोरेशंस के लिए 355 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आबी वसाइल के मंसूबों पर 179 अरब रुपए खर्च होंगे। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीम्स पर 72 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। 264 अरब रुपए सड़कों की तामीर के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं। सूबों और खुसूसी इलाकों के लिए 251 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 86 अरब रुपए रखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अजला के लिए 66 अरब खर्च होंगे। आला तालीमी कमीशन के लिए 41 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़ किया गया है। PSDP में विफाकी तालीम और तरबियत के लिए 36 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं।
आई टी टेलीकॉम के लिए 20 अरब का तरक्याती बजट तजवीज़ किया गया है। कौमी सेहत के मंसूबों के लिए 22 अरब रुपए रखे गए। मानसहरा चिल्लास नई मोटरवे पर NHA का अहम इजलास, मंसूबे पर पेशरफ तेज करने का फैसला। नई मोटरवे को बराह रास्त चीन से मुंसलिक किया जाएगा। पहले फेज में मानसहरा से कागान नारान और बाबूसर टॉप तक मोटरवे बनाई जाएगी। पाकिस्तान की सबसे तवील 13.5 किलोमीटर बाबूसर टनल भी मंसूबे का हिस्सा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने मंसूबे को मुस्तकबिल की तिजारत और सयाहत के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। कहा ये रूट मगरबी चीन से कराची और गवादर की बंदरगाहों तक रसाई को मजीद आसान बनाएगा और बहरे अरब तक तेज तरीन जमीनी रास्ते की शक्ल इख्तियार करेगा। कराची से आपको खबर दें, BRT रेड लाइन मंसूबे के ठेकेदारों को अरबों रुपए की एडवांस अदायगियों का इंकिशाफ। वजीर आला सिंध की इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट पर सिंध के एक आला अफसर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म और मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दे दी गई है। जावेद असगर ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद, इस मामले के हवाले से अपडेट कीजिए। जी, कराची के BRT मंसूबे के ठेकेदारों को एडवांस अदायगियों के मामले पर वज़ीर आला की इंस्पेक्शन टीम ने एक रिपोर्ट मुंतशिर की थी, जिसके मुताबिक इस एक आला अफसर की जानिब से ठेकेदारों को मुबैना तौर पर 6 अरब से ज़ायद की खिलाफ ज़ब्त अदायगियों पर मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दे दी गई है। और इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत एंटी करप्शन 1 कमेटी के इजलास में इस मामले को पेश किया गया, जहाँ उनकी जब पेश करने के बाद उनकी जानिब से चीफ सेक्रेटरी ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद ठीक जावेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में डाला माफिया बेलगाम टीपू सुल्तान रोड पर ओबाश अफराद की मुसल्ला गार्ड्स के हमरा बदमाशी। 2 डबल कैबिन पर मुसल्ला अफराद कार सवार फैमिली को टक्कर मारकर भागे। कार सवारों ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो मुसल्ला अफराद ने बहन भाई पर असलहा तान लिया। कराची में असलहे की नुमाइश पर और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स पर पाबंदी है। 2 डबल कैबिन गाड़ियां रेस लगा रही थीं। गाड़ियां भगाने के दौरान कई गाड़ियों मोटरसाइकिलों को भी हिट किया गया।